इजराइल पर हमास ने किया हमला, गजा पट्टी से दागे 5000 रॉकेट, कई लोगों की मौत। इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी, चुकानी होगी बड़ी कीमत। मुश्किल घड़ी में इजराइल को भारत का साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकी हमले की खबर ने पहुंचाया गहरा आघात, दुनिया भर ने शांति की अपील की। उन्नीसवें एशियाड खेलों में भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आखिरी दिन 6 स्वर्ण सहित जीते 12 पदक। अब तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ कुल 107 पदक झटके। बावनवीं जीएसटी परिषद का फैसला, शीरे पर 28% से घटाकर किया गया 5%। गन्ना किसानों को होगा फायदा। 70% मोटा अनाज मिश्रित खुले आटे पर 0% होगी दर। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ने लिया हिस्सा, केंद्रीय गृह मंत्री ने की शिरकत। लाख उत्पादक किसानों को फसल बीमा का लाभ देने की तैयारी। गगनयान मिशन के लिए इसरो की तैयारी हुई तेज, जल्द शुरू होगा मानव रहित अंतरिक्ष यान का परीक्षण, अक्टूबर के आखिर में भेजा जा सकता है परीक्षण यान। और सिक्किम में बचाव और राहत अभियान तेज करने के लिए रिजर्व बटालियन के सैनिक चुंगथांग की ओर रवाना, मरने वालों की संख्या हुई 26। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने प्रभावित रंगपो और वारदांग इलाके का किया दौरा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इजराइल पर फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के ताज़ा हमले यहूदियों के सिमचात तोराह त्योहार के दौरान शुरू हुए। जब शनिवार सुबह इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया, इजराइल ने हमास के हमलों के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड घोषित किया है। इजरायली सेना के हवाले से यह ऑपरेशन इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के हमलों के जवाब में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है। हमास आतंकियों के इस हमले को लेकर भारत सरकार ने इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। दुनिया रूस यूक्रेन के युद्ध से जूझ ही रही थी कि शनिवार की सुबह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चला आ रहा तनाव युद्ध जैसे हालात में बदल गया। फिलिस्तीन के उग्रवादी समूह हमास ने आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण इजराइल सहित कई जगहों पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। वहीं कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का भी दावा हमास ने किया। हमास की ओर से ये साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमास के प्रमुख दाइफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और ऑपरेशन को अल अस्का स्टॉर्म नाम दिया है। हम अल अक्सा ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा करते हैं। हम ईश्वर की मदद और ताकत से यह भी घोषणा करते हैं कि अल अक्सा ऑपरेशन के पहले हमले में शुरुआती 20 मिनट के दौरान दुश्मन के ठिकानों, उसके हवाई अड्डों और सैन्य किलेबंदी को निशाना बनाया गया है। इस दौरान 5000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। समाचार एजेंसियों ने कुछ चरमपंथियों को इजराइल गजा सीमा पर लगे बाड़ को तोड़ने और हमास बंदूकधारियों का इजरायली शहर सेरात में घुसपैठ करने का भी वीडियो जारी किया है। वहीं इजरायली सेना ने जानकारी दी कि सीमावर्ती इलाकों में चरमपंथियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध करार दिया। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में सोशल मीडिया पर लिखा कि आतंकवादियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं उन्होंने लिखा कि हमास की तरफ से कोई समर्थन न जताए।
इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन के दौर में नहीं, बल्कि युद्ध में हैं। मैंने सुरक्षा प्रतिष्ठान के प्रमुखों को बुलाया और आदेश दिया सबसे पहले उन समुदायों को निकालने के लिए जिनमें आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गई है। दुश्मन को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच मैं इजराइल के नागरिकों से सेना और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आह्वान करता हूं। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इजरायली सेना ने इसे युद्ध घोषित कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। वहीं वायुसेना के विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। पूरी दुनिया ने हमास के द्वारा किए गए हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने तुरंत हिंसा रोकने की अपील की। वहीं तुर्की ने दोनों पक्षों से संयम से काम लेने का आह्वान किया, जबकि ईरान ने हमास का समर्थन जताया है। फ्रांस ने घटना की निंदा की है और इजराइल के समर्थन में फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा। वहीं अमेरिका ने घटना की निंदा की और इजराइल से पूरी घटना के बारे में लगातार जानकारी लेने की बात कही है। वहीं भारत ने भी मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा आघात पहुंचा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में दृढ़ता के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह जारी की है और सुरक्षित रहने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। आपात स्थिति में 972352264748 पर संपर्क करने या council.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। आज परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि फैसला लिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। पहले ये 67 वर्ष था। For the president and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we have now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. For the member, it is 67 now, earlier it was 65. The minimum age of appointment, of course, was not specified earlier, but we are now saying for the appointment as president and member is recommended to be 50 years, minimum age. Advocates up to 10 years of experience. Am I right, Sanjay? Up to 10 years of experience they should have minimum to be able to be considered for appointment as a judicial member. वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स अथवा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है जहां वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट है, तो उन उत्पादों पर 0% जीएसटी लगेगा। Being blended with any other atta, for instance, where the millet's composition is 70%, we state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold
pre-packaged and in a labeled form. प्रधानमंत्री ने लाल किले पर दिए अपने भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने 15 अगस्त को दिए भाषण में विशेष तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के आवासों के लिए किफ़ायती ऋण सुनिश्चित करने के बारे में उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को लागू करने के बारे में की गई तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के बारे में भी उल्लेख किया था। इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में कारगर साबित हुई है। वहीं लाख उत्पादन को संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए ICAR द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। वहीं कोदों और कुटकी उपज के मूल्य को रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में 5 किलोमीटर के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई पैक्स के गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के देहरादून के दौरे पर हैं। अमित शाह ने देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस उसमें शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी पीड़ित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर, उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हर एक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हिंसा और मृत्यु की जो घटनाएं हुई थीं, मोदी की सरकार में इन घटनाओं में काफी कमी आई है। यूपीए के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। इन तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों के मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,240 हुए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। 22 साल कड़ी मेहनत और संकल्प की लगातार सिद्धि, गरीबों, वंचितों का कल्याण और देश का विकास, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। साल 2001 में 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो यात्रा उसके बाद साल 2014 में केंद्र सरकार तक जा पहुंची।
उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की है और आज अमृतकाल में देश विकास की छलांग लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा विश्वास, जिनके दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में देश अमृतकाल में तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश बना हुआ है। पारदर्शी, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्पण गरीब, वंचितों और पिछड़ों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनका कल्याण करने की प्रतिबद्धता जताता है। आजादी के बाद पैदा होने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहले 2014, फिर उसके बाद 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार सरकार प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था और सार्वजनिक जीवन में ये उनकी शुरुआत थी। तब से शुरू हुई सेवा और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी है और आज इसे पूरे 22 साल हो चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफलता पाई है। स्पीड और स्केल से होता हुआ इंफ्रा विकास रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते खोल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, बीज से बाजार तक, वित्तीय समावेशन से लेकर वंचितों और जरूरतमंदों को वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने तक प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश के विकास गति को नई ऊंचाई दे रहा है। यही नहीं, G20 शिखर सम्मेलन से लेकर सौर ऊर्जा अलायंस बनाने तक या मिशन लाइफ की वैश्विक पहल की शुरुआत करने तक भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। जन भागीदारी और जागरूकता को लेकर भी प्रधानमंत्री ने समय समय पर नेतृत्व किया। देश में सामाजिक क्रांति का असर स्वच्छता मिशन से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों पर साफ तौर पर दिखा है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक साथ कई मोर्चों पर कई सुधारों को महत्व दिया गया। स्पीड सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने की दिशा में भी बढ़ी। देश के गौरवशाली अतीत जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए थे, उसे जागृत किया गया। 22 साल तक सार्वजनिक सेवा के प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अद्वितीय है। यह उनका करिश्माई नेतृत्व ही है जिसने संघर्ष में घिरे लोगों को सफलता दिलाई। अडिग विश्वास, स्पष्ट नियत और कठिन परिश्रम की यह यात्रा अनवरत रही है। इसका एक ही लक्ष्य है, राष्ट्र का कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिक्किम के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज सिक्किम के रंगपो और बारदांग इलाकों का दौरा किया। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। सिक्किम के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान को और तेज करने के लिए रिजर्व बटालियन के सैनिक चुंगथांग की ओर रवाना किया गया। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। बादल फटने के कारण मंगन में नागा राहत शिविर में कई मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ विभिन्न राहत शिविरों में लगभग 200 लोग शरण लिए हुए हैं। इसी बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में बिजली और अन्य सुविधाओं का बहाल करना है। तो वहीं उन्होंने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है।
अब अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्क्यू, जितना भी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना और वह मलबा हटाना, और जो भी अभी कट हुआ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है, वाटर सप्लाई कट हुआ, उनको पूरा बहाल करने का हमारा काम कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, जो भी अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, आर्मी का सपोर्ट देना है, जो भी कनेक्टिविटी ठीक करने का सहयोग पूरा मिल रहा है। और भारत सरकार ने अभी इमीडिएट रिलीफ के लिए उन लोग ने धनराशि का भी रिलीज़ किया है, अभी सैंक्शन कर चुका है, तो पूरा संपर्क में है। आज भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री भी कल रात को वहाँ पहुँचा है इस गैंगटॉक में, मैं कल उनको मिल रहा हूँ, तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि सिक्किम का जनता को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम न हो। केंद्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त सिक्किम के लिए आपदा सहायता के रूप में 45 करोड़ रुपए जारी किए जाने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों के लिए राहत उपलब्ध कराने में राज्य की मदद करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल भी गठित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये टीम जल्द ही सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी और इसके आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की जाएगी। केंद्र सरकार स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिक्किम सरकार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमें, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और आवश्यक बचाव उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। लखनऊ में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 9 दिवसीय शिल्प समागम मेले का शुभारंभ किया। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में देश के 18 राज्यों से शिल्पकार और दस्तकार शामिल हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार वांछित लोगों के हुनर को एक मंच दे रही है। कारीगरों के उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मेला शिल्पकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने शिल्पकारों के उत्पादों को देखा और उनके काम की सराहना की। अब देश के 18 राज्यों से 75 स्टॉल यहां पर लगे, लगभग 85 हमारे इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतिभागी यहां पर आए हैं। हमारे समाज का जो लाभवंचित समुदाय है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ से जुड़ा हुआ, इनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसमें हमारे 3 निगम भी हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, और तीनों वित्त निगम के सहयोग से ये जो देख रहे हैं अलग अलग स्टॉल यहां पर लगे हुए हैं, ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शिल्प समागम मेलों का कार्य एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने सफर को खत्म किया। भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा। ये एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने आज 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। बैडमिंटन और पुरुष क्रिकेट में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत ने शनिवार को 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण सहित 107 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। बैडमिंटन के पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने देश को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाया। चिराग और सात्विक ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को सीधे गेम्स में हराया। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-29 से शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में काफी विवाद भी देखने को मिला, जब एक विवादास्पद फैसले के चलते मैच लगभग आधे घंटे तक रुका रहा। आखिरकार फैसले को पलटा गया और भारत के पक्ष में फैसला दिया गया।
इससे पहले भारत की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीतकर भारत को 100वां पदक दिलाया। फाइनल में महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल में ओजस ने हमवतन अभिषेक वर्मा को हराने में सफलता पाई। इस तरह स्पर्धा का स्वर्ण और रजत भारत को हासिल हुआ। भारत की ज्योति सुरेखा ने महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत को हासिल हुआ। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को कांस्य दिलाया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराया। कुश्ती में भारत के दीपक पुनिया ने 86 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। उन्हें फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ईरान के हसन यजदानी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। शतरंज में भारत की पुरुष और महिला टीम ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।